नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक शमशान घाट में छत धंस गई है। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा गाजियाबाद थाने के मुरादनगर इलाके में हुआ है। गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 39वें दिन भी जारी है। किसानों को उम्मीद है कि 4 जनवरी यानी कल सरकार के साथ होने वाली बातचीत में प्रस्तावित दोनों मांगों पर सहमति बनेगी। प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम ऐसे खराब मौसम में अपने परिवार से दूर सड़कों पर बैठे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। किसानों ने आंदोलन की आगामी रणनीति का पूरा खाका तैयार किया है। बात न बनने की सूरत में 6 से 20 जनवरी तक किसान जागृति अभियान की घोषणा की गई है। किसानों ने जहां देश भर में जन जागृति को लेकर अभियान चलाने का ऐलान किया है, तो वहीं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किसान जागृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा किसानों ने की है। किसानों ने सरकार पर आंदोलन को गुमराह करने का एक बार फिर से आरोप लगाया। साथ ही किसान ये भी साफ कर चुके हैं कि उनके आंदोलन को शाहीन बाग बनाने की कोशिश न की जाए। करीब 40 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को किसानों ने तेज करने का ऐलान किया है, तो वहीं एक बार फिर साफ कर दिया, तीनों कृषि कानून रद्द कराएं और एमएसपी की कानूनी गारंटी उनकी प्राथमिकता है। किसानों को लेकर पंजाब के सीएम और राज्यपाल में ठन गई है। दोनों राजनेता अब आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश में किसानों के टावर तोड़े जाने को लेकर राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन किया था। मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजे राज्यपाल के समन पर सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि मोबाइल टावर की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन बॉर्डर पर मरने वाले किसानों को वापस नहीं लाया जा सकता है। सीएम अमरिंदर ने कहा कि राज्यपाल को कानून व्यवस्था की जानकारी लेनी ही थी तो वो सीधे मुझसे लेते, क्योंकि राज्य का गृह विभाग मेरे ही पास है। ये दुर्भाग्य है कि राज्यपाल बीजेपी की एंटिक्स के सामने झुक गए हैं। गुरुग्राम में रेवाड़ी सोनीपत के बीजेपी पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात की। सोनीपत में मेयर पद पर हार को लेकर मंथन किया गया। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने नगर निगम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। ओपी धनखड़ ने किसानों को लेकर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की होने वाली बातचीत सफल होगी। किसान संगठनों ने जो भी मुद्दे उठाए उसमें किसानों की जीत हुई है। ओपी धनखड़ का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों की हर बात मानी है, इसलिए आंदोलन को वापस लेना चाहिए। आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं, आंदोलन को जीत के बाद समेटना बड़ी बात है। ओपी धनखड़ ने कहा कि आंदोलन को वापस लेने में भी संगठनों की ताकत होती है। 26 जनवरी से पहले किसानों के सारे विषय का हो जाएगा समाधान। किसान अपनी विजय के साथ लौटेंगे वापस। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को गोली से मारा जाता था। कांग्रेस करती है मौका परस्त राजनीति। 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली किसानों की मीटिंग से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने घरौंडा में बड़ा बयान दिया। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार के रुख को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि सोमवार को सरकार और किसानों के बीच सहमति बनेगी। ऐसे में किसानों का आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर खाली समय में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए जवान। सिंघू बॉर्डर से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई। यहां आंदोलन में शामिल एक किसान ने दम तोड़ दिया। अब तक सिंघू बॉर्डर पर 8 किसानों की जान जा चुकी है। जिस किसान की मौत हुई है वो गोहाना के गंगाना गांव का रहने वाला था। किसान का नाम कुलबीर था, जिसकी उम्र 45 साल थी। परिजनों ने कहा कि ठंड के चलते कुलबीर की मौत हुई है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि यह धर्म युद्ध है। अब लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं, अब लड़ाई देश बनाम बीजेपी है। किसानों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता संबंधी सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि अब किसानों को कुछ नहीं करना है, बल्कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने हैं, क्योंकि देश कानून के खिलाफ है, सांसद इसके खिलाफ है। सुरजेवाला ने कहा चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काले कानून रात के अंधेरे में बनाए गए हैं। इन्हें पारित कराने से पहले न किसी किसान संगठन से राय ली गई और न किसी कृषि विशेषज्ञ से मशवरा किया गया। पंचकुला के सेक्टर 1 में आयोजित नागरिक अभिनंदन और धन्यवाद समारोह में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में अभिनंदन और धन्यवाद समारोह में पंचकुला वासियों का धन्यवाद किया, साथ ही जीते हुए पार्षदों को सम्मानित किया। पंचकुला नगर निगम के चुनावों में बीजेपी के कुलभूषण गोयल मेयर चुने गए हैं, जबकि गठबंधन के 11 पार्षद जीते हैं, जिसमें 9 बीजेपी के और 2 जेजेपी के पार्षदों ने बाजी मारी है।
भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव ढाणी कुशाल के पास भिवानी हांसी रोड पर सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान तीनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में स्कूटी पर सवार 2 शख्स जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घायल बरवाला के रहने वाले हैं। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। पंचकुला में लाखों मुर्गियों के अचानक मरने की खबर सामने आई। मामला बरवाला और रायपुर रानी क्षेत्र का है, जहां पोल्ट्री फार्म में लाखों की संख्या में मुर्गियों ने दम तोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी रिपोर्ट मांगी। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश में जुट गए हैं कि आखिर इतनी मुर्गियां कैसे मर गई। पशुपालन और डेयरी विभाग की टीम पोल्ट्री फार्म में ब्लड और प्रैक्टिकल सैंपल भी ले चुकी है। ये सैंपल डॉक्टर कोमल पशु चिकित्सक DDLA लैब पंचकुला की देखरेख में लिए गए हैं। सभी सैंपल को अलग अलग लैब में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस वायरस के चलते मुर्गियां दम तोड़ रही हैं। यमुनानगर में एक युवती से सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान के बाद रेप करने का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक उसे शादी का झांसा भी दिया गया, साथ ही MMS बनाकर 1.5 लाख रुपए ठगे गए। महिला थाना प्रभारी के मुताबिक 29 दिसंबर को महिला ने थाने में बयान दर्ज कराया। शिकायत के मुताबिक पुणे में रहने वाले एक शख्स ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुणे पुलिस की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के परिचितों पर भरोसा न किया जाए। फरीदाबाद में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। फतेहपुर बेलौच गांव में 2 समाज आमने सामने आ गए। दरअसल ये पूरा विवाद अंबेडकर की प्रतिमा की जगह को लेकर है। एक पक्ष का दावा है कि जिस जगह अंबेडकर की प्रतिमा लगी है वो जमीन उस समाज की है, जबकि दूसरा पक्ष उसी जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एस्टेट की परीक्षा होने के बाद आंसर शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बोलते हुए कहा कि इसी महीने घोषित किया जाएगा एस्टेट का परीक्षा परिणाम। IAS अमित कुमार अग्रवाल को CM मनोहर लाल का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया। प्रदेश सरकार ने जारी किया अमित अग्रवाल के नियुक्ति आदेश। बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज भी मौके पर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। विधायक इंदुराज ने मृतक किसान के परिजन को आर्थिक सहायता देने की मांग की। सोनीपत के गांव थरिया में नए साल पर अपने दोस्त से मिलने गए युवक की डंडों से पीटकर और फरसे से हमला कर उसे गंभीर कर दिया गया। हालांकि घायल अवस्था में उसे बाहर गांव के फेंक दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कृषि कानून पर बातचीत से पहले किसान संगठन अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। इसी के तहत करीब 1500 किसानों ने शनिवार को दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर स्थित रोहर टोल प्लाजा से अपनी ट्रैक्टर यात्रा शुरू की। ये ट्रैक्टर यात्रा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के बैनर तले शुरू हुई। इस ट्रैक्टर यात्रा में करीब 1500 किसान 500 ट्रैक्टर्स के साथ शामिल हुए। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा घड़ी सांपला होते हुए झज्जर पहुंची। ये ट्रैक्टर यात्रा एक जागरूकता के तहत झज्जर और रेवाड़ी के ही गांव से होकर गुजरेगी। हरियाणा के ग्रामीणों द्वारा इस ट्रैक्टर में यात्रा में शामिल किसानों के लिए खान पान का प्रबंध रखने का फैसला लिया गया है। फरीदाबाद के टोल प्लाजा पाकल पर ट्रक ने टोल बूथ को टक्कर मार दी, जिसमें टोल के अंदर बैठे टोल कलेक्टर की जान बाल बच गई। गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। गोहाना सिविल रोड पर चोरों ने एक बिजली की दुकान में रखा सामान लेकर चोर फरार हो गए। चोरों ने चोरी करने से पहले आसपास के लगे CCTV कैमरे की तारें काट दी। उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस समय पर न पहुंचने पर आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। आतंकवादी को दक्षिण कश्मीर के हतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक चीनी पिस्तौल, एक चीनी हथगोला, 28 राउंड और एक जर्मन कंपास बरामद किया गया। टोहाना के प्रभाकर कॉलोनी में अध्यापक के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए 8 तोला सोना, लगभग आधा किलो चांदी और 25,000 की नकदी को बरामद किया है। झज्जर पुलिस ने बेरी क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 2.5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पिकअप में भरकर तस्करी के लिए खेप को ले जाया जा रहा था। पुलिस से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप को रोककर तलाशी पुलिस ने ली, जिससे 6 प्लास्टिक के बोरों में 244 किलो 460 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुआ। एक तस्कर चरखी दादरी तो दूसरा यूपी का बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर रविंदर यादव की हत्या मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने मानेसर में पंचायत कर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस वजह से ग्रामीणों में रोष है।
गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने रोड जाम करने की धमकी दी, जिसके बाद क्राइम एसीपी प्रीतपाल सिंह ने पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। करनाल व्यापार मंडल की ओर से जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। करनाल मेयर और सीएम प्रतिनिधि संजय बटला ने कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। सेक्टर 6 के साईं मंदिर प्रांगण में व्यापारियों ने गरीब लोगों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं मनाली में भी बर्फबारी के बाद करीब 500 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। ये सैलानी अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल और सोलांग नाला में फंसे थे। वहीं मनाली में बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर कई गाड़ियां फंस गई। मौके पर प्रशासन की तरफ से हाईवे खोलने का काम जारी है। भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने रोहतांग में अटल टर्मिनल को बंद कर दिया था। भारी बर्फबारी और जाम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को काफी परेशानी हुई। बरसात के बाद जहां ठंड बढ़ी है, वहीं सब्जी मंडी में सब्जी के दाम भी आधे हो गए हैं। किसानों को बारिश से सब्जियों में नुकसान की आशंका है। सब्जियों के दाम गिरने से भी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान मानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सब्जी काफी डाउन रेट पर बिक रही है। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के बाद ठंड और भी बढ़ गई है। कैथल में भी तेज बारिश हुई। वहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अनुमान है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई। पहले से पड़ रही कड़ाके की ठंड को बारिश ने और बढ़ा दिया। दिल्ली एनसीआर में सुबह बादलों की गर्जना के साथ हुई तेज बारिश ने मौसम को और ठंडा कर दिया। नोएडा में सुबह की शुरुआत जबरदस्त बारिश से हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जबकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली से सटे आसपास के नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान में बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। इसी वजह से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य स्थानों पर मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों और एनसीआर में बारिश हुई। राजधानी समेत उत्तर भारत में ठंडक बढ़ने से शीतलहर की तरह ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 2 स्वदेशी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डीसीजीआई की अंतिम मंजूरी मिली है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगी। इससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। डीसीजीआई के निदेशक वीजी सोमानी ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। डीसीजीआई के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। डीसीजीआई के मुताबिक इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर कहा कि इसकी ओवरऑल क्षमता 70.42% है। डीसीजीआई ने कहा कि सीरम के आंकड़े दूसरे देशों में किए गए अध्ययन से मेल खाते हैं। सीरम द्वारा इस वैक्सीन पर देश में क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब किसी दवा, ड्रग, वैक्सीन को अंतिम अनुमति देता है तभी इन दवाओं, वैक्सीन का सार्वजनिक इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी इजाजत देने से पहले डीसीजीआई वैक्सीन पर किए गए परीक्षण के आंकड़ों का कड़ाई से अध्ययन करता है। पीएम मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन को लेकर एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है। इसके मूल में देखभाल और करुणा है। पीएम ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम ने कड़ी मेहनत के लिए वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को बधाई दी। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने लिखा कि यह गर्व का क्षण है, हमारे कुशाग्र वैज्ञानिकों की बनाई स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा, इस महामारी के विरुद्ध जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की यह सफलता है। देशवासियों की जिंदगी बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स के आभारी रहेंगे। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के बंदोबस्त और वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही देश में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वोटर लिस्ट के आधार पर तैयार सूची के जरिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं पोलिंग बूथ की तर्ज पर तैयार वैक्सीन बूथों पर ट्रेनिंग दी जा रही है।
देश भर के 719 जिलों में 57,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, बीजेपी इसे इवेंट ना समझे। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट ना समझे और अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करे। इससे पहले सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने वैक्सीन को सियासत से जोड़ते हुए कहा था कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। दुनिया में कोरोना के 8,49,79,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 18,43,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत, 2,30,00,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 3,58,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 8 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में कोरोना के 18,144 नए कोरोना केस, 1 करोड़ से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 1,49,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,45,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में 19,38,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 49,631 कोरोना मरीजों की मौत, 53,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी दिल्ली में 6,26,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 10,571 कोरोना मरीजों की मौत, 5,342 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में 2,62,850 कोरोना संक्रमित केस, 2,915 मरीजों की मौत, 3,000 से ज्यादा का चल रहा है इलाज। कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल के डॉक्टर्स ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की ताजा मेडिकल रिपोर्ट बुलेटिन जारी किया है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सौरव गांगुली की तबीयत स्थिर है। शनिवार करीब 3 बजे के गांगुली के दिल का ऑपरेशन किया गया था। बारिश के चलते भारतीय टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रैक्टिस नहीं कर पाई और खिलाड़ियों को जिम में जाकर समय बिताना पड़ा। तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में होगा। भारतीय टीम मेलबर्न में उसकी तैयारी कर रही है।